तो चलिए, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है तो थम्स अप। अगर आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है तो थम्स अप प्लीज। स्क्रीन अगर आपको विजिबल है तो थम्स अप। स्क्रीन विजिबल है तो थम्स अप। यस, थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच कि आपने फॉर गिविंग द क्लियरिफिकेशन अबाउट। चलिए हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो फिजिक्स के लिए कर रहे हो या केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो या बायोलॉजी के लिए कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये होता है कि आप एक लॉ बनाओ। द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू एस्टैब्लिश द लॉ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ये सोच रहे होगे आज सर तो कल केमिस्ट्री पढ़ाए थे, मैं आपको बोला कि ये ब्रिज कोर्स है। साइंस में बच्चा दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक होता है ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट। एक होता है ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करें अगर ऑब्जर्वेशन की, अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन वही था जो डार्विन ने किया था। ऑब्जर्वेशन वही था जो डार्विन ने किया था, ऑब्जर्वेशन किया था और उसने बोला था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं होता है। बाद में मैंने बोला था कि 1808 में जाओ, तो 1808 में हमारे पास डिवाइसेज नहीं थे। 1808 में हमारे पास डिवाइसेज नहीं थे। 1808 में हमारे पास डिवाइसेज नहीं थे। आपको वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है तो थम्स अप प्लीज। वॉइस क्लियर नहीं है तो आप एक टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे को। ओके, 1808 में हमारे पास डिवाइसेज नहीं थे, तो सिर्फ दिमाग था साइंस के पास, जिसमें डार्विन भी एक था जिसके पास दिमाग था और उसने ऑब्जर्वेशन किया था, उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं की थी, उसने ऑब्जर्वेशन। तो हम फिर से आ चुके हैं आपके पास। यस, आई एम देयर, आई एम देयर। आज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शायद ज्यादा से ज्यादा आज भर के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा नेटवर्क से लेके, कल से इशू नहीं होगा, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि साइंस जो है बच्चा, साइंस हमेशा, साइंस जो है हमेशा वो क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है। तो लोगों ने बोला कि यार प्रूफ कैसे दोगे? तो प्रूफ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ देने के लिए, प्रूफ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ देने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। प्रूफ देने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में है। शायद साउंड, वॉइस सबको आ रही होगी मेरी। माय वॉइस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? यस, आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस, शिवम यादव ने बोला आवाज आ रही है। यस सर, यस सर, कंटिन्यू कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना था। तो एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का पर्पस होता है टू डिफाइन द लॉ। एक्सपेरिमेंट का पर्पस होता है टू डिफाइन द लॉ। क्यों लॉ डिफाइन करना है? क्योंकि मुझे कुछ मेजर करना है, मुझे कुछ मापना है।
छोटा से छोटा मापना है और बड़ा से बड़ा मापना है। यही होता है साइंस का एक्सपेरिमेंट का पर्पस, बिकॉज हमें कोई चीज मेजर करना है। द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू एस्टैब्लिश द लॉ। द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टैब्लिश द लॉ। द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टैब्लिश द लॉ। किसी भी चीज को मापने के लिए हमें एक लॉ चाहिए होता है। जैसे कि आप आजकल कोरोना पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसके लिए हमें एक लॉ चाहिए होगा कि पहले बुखार आएगा, फिर खांसी आएगी, फिर सूखी खांसी आएगी। ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद लॉ बना, और उसी लॉ के हिसाब से हमने बोला कि ये प्रॉब्लम है। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। कि बात आती है कि आप एक्सपेरिमेंट करके मेजर कर क्या करोगे सर? आप एक्सपेरिमेंट करके क्या मेजर करोगे? तो एक्सपेरिमेंट करके हम क्या मेजर करेंगे? एक्सपेरिमेंट करके हम मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंट करके? एक्सपेरिमेंट करके हम साइंस की चीजें मेजर करेंगे, जैसे वेट, हाइट, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हम एक्सपेरिमेंट में हम मेजर करेंगे। जैसे कोरोना में टेम्परेचर मेजर हो रहा है बॉडी का, तो ये सब चीजें जो है हमें एक्सपेरिमेंट में मेजर करना है। ये सब चीजें जो है हमें एक्सपेरिमेंट में मेजर करना है। मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ, आप में बहुत सारे बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, शायद आज के लिए आपका 100% ये ना हो पाए, लेकिन एक चीज मैं प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ आपको कि आपको जो है साउंड वॉइस क्लियर होगा। तो प्लीज अगर आपको 5-10% एरर अगर आ रहा है, तो आप प्लीज आप लेफ्ट ना करें, आप थोड़ा सा वेट करें, आपको आवाज क्लियर आएगी। अगर मेरे साइड से अगर नेटवर्क इशू होता तो लगभग सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता, लेकिन ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि नेटवर्क जो साइड है, मतलब हमारे साइड से क्लियर है। तो आपके साइड थोड़े नेटवर्क इशू है, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। तो हम आते हैं, तो आपने बोला कि सर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट में मुझे मेजर करना है। तो चलिए मैंने मेजर क्या किया, लेंथ मेजर, अरे वही सो चीजें साइंस में पढ़ी थी उसी को मेजर किया। तो सर ये बताओ, आज आप फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हो कि केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रहे हो कि बायोलॉजी के लिए पढ़ा रहे हो कि मैथ के लिए पढ़ा रहे हो? बच्चा एक्सपेरिमेंट है ना, फिजिक्स में भी होता है, मैथ में भी होता है, सब में होता है, ठीक है? तो चलिए सभी के लिए, तो हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। तो आप क्या चीज एक्सपेरिमेंट में करोगे? सबसे आसान सा एक्सपेरिमेंट क्या होता है? लेंथ को मापना। सबसे आसान एक्सपेरिमेंट क्या होता है? लेंथ को मेजर करना। सबसे आसान सा एक्सपेरिमेंट क्या होता है? लेंथ को मेजर करना। लेंथ को मेजर करने के लिए क्या किए हो, कभी सोचे हो? लेंथ सबसे पहले आप मीटर स्केल से मेजर किए हो। मीटर स्केल आपके स्कूल के पेंसिल बॉक्स में अवेलेबल होगा। ये रहा मीटर स्केल। सो ये मीटर स्केल जो है वो आपके स्कूल के पेंसिल बॉक्स में अवेलेबल होता है। तो दिस इज मीटर स्केल जो आप यूज करते हो, दिस इज द मीटर स्केल। मीटर स्केल का जो रेंज है वो 1 mm से लेकर 1 मीटर तक होता है। मीटर स्केल का जो रेंज है वो 1 मीटर से लेकर 1 mm तक होता है। जैसे ये रहा आपने मीटर स्केल, आप देख रहे होंगे ये मीटर स्केल है। एक्सपेरिमेंट से सिर्फ मेजर ही होता है क्या? जी हाँ, एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मेजर ही किया जाता है। हर चीज को मेजर करके एक लॉ बनाया जाता है। लेंथ मेजर करते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो, हाइट मेजर करते हो, फोर्स मेजर करते हो, प्रेशर मेजर करते हो, बहुत कुछ मेजर होता है। लेकिन सबसे आसान सा एग्जांपल लेते हैं, वो होता है लेंथ मेजर करना। क्यों आसान सा एग्जांपल लिया? क्योंकि ये पेंसिल बॉक्स में जो पड़ा हुआ स्केल है वो अपने क्लास में आप पहली दूसरी क्लास से आप देख रहे हो, इसलिए मैंने इसी का एग्जांपल लिया। तो इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है बच्चा आप देखना, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे 1 mm से लेके 1 मीटर तक ये मेजर करता है। ये आपका मीटर स्केल है जो आपने देखा होगा। चलो भैया, अगर मुझे उससे छोटा करना है तो कैसे मेजर करेंगे? अगर देखो 1 mm से भी छोटा करना हो, इससे भी छोटा करना हो, तो क्या कैसे मेजर करेंगे?
उससे छोटा मेजर करने के लिए होता है वर्नियर कैपिलर्स यूज करते हैं। वर्नियर कैपिलर्स यूज करते हैं, ये इस तरह का स्केल है, आपने देखा नहीं होगा, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप वर्नियर कैपिलर्स यूज करेंगे। ये 10⁻⁴ तक मेजर करता है, ये इससे भी छोटा मेजर करता है। कल का एटम का क्लास याद होगा सर, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे तोड़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, अगर इससे भी छोटा मेजर करना हो तो क्या होगा? अगर इससे भी छोटा मेजर करना हो 10⁵ तक मेजर करने के लिए स्पेरोमीटर या स्क्रू गेज यूज करते हैं। ये भी जो है लैब में मिलता है। देखो अभी तक आप बच्चे थे तो बच्चे तक आपको ये दिखाया गया कि ये इससे मेजर करते हैं। देखो ये पहला है, अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, 11th 12th में गए हो, तो ये वर्नियर कैपिलर्स जो स्केल है ना, बहुत छोटा है, वो आपको अब कॉलेज में मिलेगा। ये जो स्क्रू गेज है ना, ये आपको अब कॉलेज में मिलेगा। तो आपको कॉलेज में ये दो तरह का स्केल आपको मेजर करने के लिए मिलेगा। तो आपको सबसे आसान क्या मेजर करना है? लेंथ मेजर करना है। अच्छा, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेंथ तो हर चीज में मेजर होता है, एक्सपेरिमेंट तो हर चीज में होती है, तो सबके लिए वैलिड है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। उससे छोटा मेजर होता है वर्नियर कैपिलर्स, उसके छोटा मेजर किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। तो सर आज लेंथ मेजर करने वाला क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो? कोई पर्पस होगा आपको कल के लेक्चर से आज का? याद है कल हमने क्या बोला था? एक ऑब्जेक्ट को उतना तोड़ो कि उसके बाद तोड़ने लायक ना बचे। तो बाद में वो जाके बन गया था एटम। तो कहां तक तोड़ा था? एक साइंटिस्ट जो था, एक जो साइंटिस्ट था जिसके बारे में कल हमने बात की थी, उसने जहां तक तोड़ा उसके बाद वो तोड़ नहीं पाया, तो उसने बोल दिया एटम है। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन से तोड़ा था, वो अपने दिमाग से वहां पहुंचा था, उसके पास वहां तक पहुंचने के लिए कोई डिवाइस नहीं था, कोई तरीका नहीं था। साइंस बोला कि तुम्हारा दिमाग सही है, तो हम इसको सही कैसे मान ले? तोड़ के बताओ। तो तोड़ तभी सकता है ना, मेजर तभी कर सकता है जब एक्सपेरिमेंट करे। तो इसलिए आज हम एक्सपेरिमेंट पे आए हैं, समझे? और आज हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है? मेजर करना होता है। क्या मेजर करते हो? अरे वो सारी चीज मेजर करते हैं जो साइंस में है। जरा एक एग्जांपल बताना। अच्छा, लेंथ जो है वो तुमको सबसे आसान लगता है, चलो लेंथ ही ले लेते हैं। पहले का वीडियो आपको जो है वो आपको लेक्चर में मिल जाएगा। सबसे आसान सा कौन सा होता है? सर लेंथ है। क्यों लेंथ आपने लिया? अरे भैया जब पहली क्लास में गए थे तो सबसे पहले यही स्केल दिया गया था आपको पेंसिल में, आपके पेंसिल बॉक्स में, इसलिए हमने यही एग्जांपल ले लिया। तो मीटर स्केल था ये, इसका नाम मीटर स्केल था, जिसका रेंज होता है 1 mm से लेकर 1 मीटर तक मेजर करता है। अच्छा सर इससे छोटा मेजर किए तो वर्नियर कैपिलर यूज करो 10⁻⁻⁴ मीटर, और उससे छोटा और यूज करना हो तो 10⁻⁵ स्पेक्ट्रोमीटर, स्क्रूगेज यूज करो। तो सर ये कब देखने को मिलेगा? कॉलेज में आए हो, अब यही देखना है ना? मजेदार सी बात। तो चलो हम थोड़ा आगे आते हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या सारे डिस्टेंस जो है वो हम मीटर स्केल से ही मेजर करेंगे? कोई और तरीका नहीं है? जैसे मेरे को अपने गांव जाना है, तो क्या मैं ये डिस्टेंस मीटर स्केल से मेजर करूंगा? कितने साल में मेजर करूंगा सर? जिंदगी निकल जाएगी अपनी। जी हाँ, कुछ टर्म्स को मेजर करने के लिए डिवाइस नहीं चाहिए होता है, कुछ मैथमेटिकल चीजें भी चाहिए होती है। डिस्टेंस सिर्फ मैथमेटिक्स से, डिवाइस से नहीं होता है, मैथमेटिक्स से भी होता है। जैसे कि लंबी डिस्टेंस तय करना हो, लंबा डिस्टेंस मेजर करना हो, लंबी दूरी मेजर करनी हो, जैसे मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो। अब मैं तुमको एक मजाक करता हूं, इससे मेजर करके बता दोगे क्या? अर्थ से मून का डिस्टेंस इससे मेजर करके बता दोगे? तो बोले नहीं सर, इसके लिए तो कोई और तरीका भिड़ाना होगा। ये तरीका जो है वो बोलते हैं मैथमेटिक्स। इसको जो मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा? पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। तो सर ये पैरेलैक्स मेथड पहली बार सुना है, ये होता क्या है? जरूर बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास में बताया जाएगा, जो कि अगले लेक्चर में शुरू होगा, बेसिक मैथमेटिक्स। वहां पे बताया जाएगा पैरेलैक्स मेथड। आप मेजरमेंट कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी का, सबसे आसान लेंथ था। लेंथ मेजर करने के लिए डिवाइस दिया गया, क्या सारा लेंथ डिवाइस से ही मेजर होता है? नहीं। गांव का लेंथ अगर इससे मेजर करने गया जिंदगी बीत जाएगी। तो कुछ मैथमेटिक्स भी यूज होता है, जैसे चांद और अर्थ का डिस्टेंस को पैरेलैक्स मेथड से यूज करते हैं। तो ये क्या होता है पैरेलैक्स मेथड? इसके बारे में मैथमेटिक्स में बताया जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए,
कि जो मेजर करते हैं हर चीज सही होता है क्या? कल एक मधु करके एक बच्ची थी, मधु आज आप हो तो जरा थम्स अप कर देना बच्चा। मधु आप हो आज? मधु आर यू देयर? सो कैन आई गेट अ टेक्स्ट फ्रॉम यू? मधु आर यू देयर? ओके, तो चलिए, कल मधु करके एक बच्चा था हम लोग के साथ और उसने बोला, मधु आर यू देयर? उसने मुझे पूछा था कि सर दुनिया का वेट किसी चीज का एक्यूरेट नहीं होता क्या? कोई चीज एक्यूरेट नहीं होती क्या? तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, दुनिया में कोई चीज एक्यूरेट नहीं होता है, हर चीज में मेजरमेंट होती है, हर चीज को मेजर किया जाता है, इसलिए दुनिया में कुछ भी है ना एक्यूरेट नहीं होता है, हर चीज जो है अप्रॉक्स होता है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने रिप्लाई किया, हर चीज जो होता है वो अप्रॉक्स होता है। तो इसका मतलब हर चीज में एरर होता है, हर चीज में एरर होता है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे मान लो आपने सोचा है कि आपको 90% मार्क्स आएगा, लेकिन किसी रीजन से आपको 88% ही मार्क्स आया, तो 2% की कमी आई कि नहीं आई? आपका एक्सपेक्टेशन कितना है? 90 आना, लेकिन एक्चुअली सच में आया कितना? सच में आया 88। तो जो सच में आया उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, क्योंकि सच में आया। आपका एक्सपेक्टेशन 90% था, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आप बोलेंगे कि सर मेरा एक्सपेक्टेशन 90% का था, मुझे 90% आना चाहिए था, लेकिन 88% ही आया, 2% कम आया। तो 2% कम आना मतलब क्या हुआ? 2% का एरर था। क्या था? 2% का एरर था। तो एरर का डेफिनेशन क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब आपको 90% का एक्सपेक्टेशन है, मतलब आपको जो चाहिए कितना, आप चाहते हो कि नहीं भैया मेरे को 90% आना चाहिए, ठीक है? तो ये जो 90% आना चाहिए, लेकिन अगर आया सच में कितना है? आपको गलती से 88% आ गया। तो ये जो 2% का एरर है, वो 2% का एरर आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू मतलब जो आपने कैलकुलेट किया है, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, और ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज द एरर। 2% का एरर आया, और यही जो अनसर्टेनिटी है इसको हम बोलते हैं एरर। और ये होता है 2% का। कितना परसेंट का अनसर्टेनिटी है? 2% का अनसर्टेनिटी। शायद उम्मीद करता हूँ आपको एरर समझ में आ गया होगा। तो जरा फटाफट इसको नोट डाउन कर लो तो अच्छे बच्चे की तरह। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ है, और इट इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ आपको 2% की अनसर्टेनिटी थी। यार 2% कहाँ गया? आपको जब 90% सोचोगे 88 आएगा, तो आप ये पूछोगे कि 2% कहाँ गया? ये 2% कहाँ गया, इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ये 2% कहाँ गया? दैट इज द अनसर्टेनिटी। सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and the measured value is the error is the amount of uncertainty measured by the physical quantity. चलिए हम आगे आते हैं। तो आप लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने लिख लिया होगा, लिख लिया है आपने ये? सर एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल में क्या फर्क है? प्रैक्टिकल जो होता है वो तुम्हारा, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट दोनों सेम ही है। लोग तुमको बोलते हैं ना प्रैक्टिकल बना करो, प्रैक्टिकल बना करो मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल बनना मतलब होता है दोनों सेम ही होता है। प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट, देखो दोनों में क्या होता है, तुम्हारे क्लास में जब प्रैक्टिकल चलता है तो क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट करते हो। तो तुमको प्रैक्टिकल बनना सिखाया जाता है, मतलब तुमको हर चीज को समझाया जाता है कि हाँ भाई तुमको ऐसे ही सीखना है। तो इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट। दोनों अलग चीज नहीं है, टर्म्स अलग अलग है जो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। अब बात आती है, जरा ध्यान देना, आपने बोला कि सर मैंने 90% सोचा था, मेरे को आया 88% ही है। तो ये 2% जो अनसर्टेनिटी आई है वो क्यों आई है? तो आप बोलोगे सर ये 2% है ना, एरर है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई ना कोई गलती किया है सर। मैंने मेजर किया सर 90 आना चाहिए था, लेकिन मेरे को ना 88 आया है। ठीक है सर, कोई ना कोई तो गलती किया है। गलती तो गलती हुआ कैसे?
तुमको 90 आना चाहिए, 88 आ रहा है, तुमको गलती कैसे हुआ? तो इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एरर। क्या बोलते हैं बच्चा? टाइप्स ऑफ एरर। चलो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होता है। नीचे से शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर नीचे से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पर्सनल एरर के बारे में बात करता हूँ। सपोज तुम्हारी नोटबुक गई होगी एक मैडम के पास चेक होना है, ठीक है, मैडम ने नंबर तो सब दिया होगा लेकिन कहीं पे 2 मार्क्स भूल गई होगी देना, ठीक है। स्कूल में हमेशा हुआ होगा तुम लोग के साथ। इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक। तुमको 90% आना चाहिए, 88 आया, 2 मार्क्स कहाँ गया? किस किस तरीके से मार्क्स जा सकता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला जो एरर होता है वो होता है पर्सनल एरर, और पर्सनल एरर कैसे होता है? ह्यूमन मिस्टेक से होता है। जैसे तुम्हारी मैडम जो है 2 मार्क्स कहीं देना भूल गई होगी, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। दूसरी तरह का जो एरर होता है, एक और वजह हो सकता है चेक होने की, गलत होने की, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है बच्चा कि आजकल स्कूल की कॉपी जो है, तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो है, वो घर पे चेक करने के लिए भेजा जा रहा है। अब टीचर घर पे चेक करेगा कोई, तो उसके घर में मान लो कि बच्चा है या कोई है डिस्टर्ब कर रहा है उसको, है ना, तो उसके कारण से वो 2 मार्क्स का मिस्टेक कर दी। इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, कि घर पे आने की वजह से उनको डिस्टरबेंस हुआ और डिस्टरबेंस होने के कारण वो ठीक से चेक नहीं कर पाई। इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर इज कॉज्ड व्हेन द स्पेस इज चेंज। जब जगह चेंज होता है तब रैंडम एरर आता है। जब जगह चेंज होता है तो रैंडम एरर आता है। तीसरा जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर। मान लो कि अब तुम्हारी मैडम ने चेक करके सही दिया, तो मान लो कि मैडम ने पर्सनल एरर भी नहीं किया, रैंडम एरर भी नहीं किया। अब तुमको कंप्यूटर में वो मार्क्स डालने के लिए आया, लेकिन कंप्यूटर में एक बटन खराब था, जहां पे 8 मार्क्स डाला जा रहा था वहां पे 6 मार्क्स आ रहा था। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है एरर का कारण हमको पता होता है और उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। वी नो द कॉज ऑफ एरर एंड वी कैन रिमूव इट। साइंस बच्चा, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। सिस्टमैटिक एरर जो होता है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है बच्चा कि डिवाइस में क्या गलती कर रहा है। मान लो कि मैंने बटन दबाया कंप्यूटर में 8 का और दब गया 6, या फिर दब गया 6 तो ह्यूमन एरर हो जाएगा। 8 दबाने पे 6 ही टाइप हो रहा है, पता नहीं कोई कंप्यूटर में गलती हो गई होगी, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, मतलब उसको दूर किया जा सकता है। और तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है मतलब कि तुम्हारा कंप्यूटर ही खराब हो, जब कैलकुलेशन हो रहा था तो कंप्यूटर ही खराब था, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इस तरह से जो एरर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और पर्सनल एरर। इसके बारे में और ज्यादा समझने के लिए मैं थोड़ा आगे चलता हूं और एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जो आजकल आप तकलीफ में हो उसी एग्जांपल को लेकर समझाता हूं। जैसे कि कोरोना का किट। कोरोना का किट जो चाइना से आया था, वो बोला गया कि एकदम बेकार है, क्योंकि उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। व्हेन इंस्ट्रूमेंट जब तुम्हारा बेकार होता है तब बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसीलिए जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कोरोना का, तो तुमको सही नहीं आ रहा था किसी का। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का डेफिनेशन होता है द एरर एराइज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। गलत इंस्ट्रूमेंट आने के कारण जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे कोरोना का किट चाइना से खराब आया था, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर था, मतलब कि सारा का सारा किट ही बेकार था। सो दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा तरह का एरर होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है कि मान लो कि जो कोरोना का किट आया है, ठीक है, वहां पे चाइना की कंपनी ने किट तो बढ़िया बनाया है, लेकिन बंदे ने जहां पे यस होना चाहिए वहां नो लिख दिया, और जहां नो लिख दिया वहां जहां नो होना चाहिए यहाँ यस लिख दिया। होता है ना, कोरोना के किट में क्या रहता है कि कोरोना है तो यस और नहीं है तो नो। समझ में आया आपको? तो मान लो कि बेचारा जो बना रहा था तो गलती से जहां यस लिखना चाहिए था वहां नो हो गया, वहां नो था वहां यस हो गया। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मतलब बंदा को जब डिवाइस मिला तो उसको पता है यार, मतलब जब ये हाँ बोलेगा इसका मतलब ना है, और जब ना बोलेगा तो इसका मतलब हाँ है। मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी नहीं है और तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मैं एक बार सारा खत्म होने के बाद आप सबके डाउट पर एक एक करके आऊंगा। बच्चा लोग मैं एक बार रिपीट करता हूँ।
ये सब थोड़ा खत्म होने के बाद है ना, मैं आप सबके डाउट पर एक एक बार आऊंगा। तब तक के लिए आप थोड़े से अपने डाउट को संभाल के रखिए। ठीक है? नहीं बच्चा, ये सब फिजिक्स के क्लास के लिए आप और आगे आके पढ़ेंगे क्या है इसमें। आज हम केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं बच्चा। आज हम जो है वो थोड़ा केमिस्ट्री के लिए बता रहे हैं। तीसरा जो होता है वो होता है रैंडम एरर। तीसरा क्या होता है? रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है, तीसरा जो होता है बच्चा वो होता है रैंडम एरर। और रैंडम एरर जो होता है वो एम्बिएंट चेंज करने के कारण होता है। जैसे चाइना में जो किट बना हुआ है, अच्छा बच्चा, अगर आप मान लो दोबारा पढ़ रहे हो तो आप इसको दोबारा भी पढ़ लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में भी इसका यूज होने वाला है और फिजिक्स में भी यूज होने वाला है। ब्रिज कोर्स का मतलब होता है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सब में जो है बैलेंस क्रिएट करके दे, वही होता है ब्रिज कोर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज के साइंस में आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हॉस्पिटल में एक तरफ जहां वेंटिलेटर यूज हो रहा है वहां पे दवाई यूज हो रही है। वेंटिलेटर फिजिक्स से बनता है, दवाइयां केमिस्ट्री से बन रही है। ह्यूमन साइंस बायोलॉजी पे हो रहा है और रिपोर्ट आ रही है मैथमेटिक्स से। तो सारा साइंस से रिलेटेड है। कल जो हम पढ़ रहे थे ऑब्जर्वेशन पढ़ा रहा था, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूँ। यही चीज जो है साइंस के लिए आएगा बाद में। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्यों आता है बच्चा? मान लो कि कोरोना का किट जो आया है वो चाइना में काम कर रहा था, क्योंकि वहां का टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, सब अलग है। लेकिन वही चीज आके ना इंडिया में काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। एरर कब आता है? जब अलग अलग तरीकों की वजह से आता है, अलग अलग प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि मेरा इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, मतलब चाइना में ही काम करेगा, इंडिया में काम नहीं करेगा। तो दिस इज अ रैंडम एरर। और तीसरा होता है पर्सनल एरर। मान लो कि नर्स जो है जहाँ पे पॉजिटिव है वहां नेगेटिव लिख दी, और नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव लिख दी, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। तो जरा आप ये लिख लेंगे, जरा आप ये चारों के चारों एरर लिख लेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर कॉज्ड ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सारा। आवाज आ रही है अभी आप लोग को? क्लियर? क्लियर है तो डन कर लें आप। आवाज आ रही है? क्लियर, डन। थोड़ा थोड़ा बीच में आवाज कभी जाएगा तो प्लीज आप संभाल लेना थोड़ा। ओके चैम्प्स। तो ये जो था हमारा वो था एक्सपेरिमेंट। ठीक है? अब यही एक्सपेरिमेंट जो है बच्चा, अब हम आते हैं, बच्चों के कुछ क्वेश्चन ले लूं मैं। अब यही जो एक्सपेरिमेंट है, जरा ध्यान देंगे, इसी एक्सपेरिमेंट को हमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और हर जगह पढ़ना है। सेम एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है। तो चलिए अब हम आज शुरू करते हैं फिर से केमिस्ट्री के लिए थोड़ा। ये आपको कल मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो केमिस्ट्री में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि एटम जो होता है, जरा बस सुनना, क्या रैंडम एरर पर निर्भर करता है? हाँ यस, रैंडम एरर जो होता है बच्चा बिल्कुल टेम्परेचर पे निर्भर करता है, क्योंकि इंडिया में वुहान का टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड था। इंडिया में अभी का जो टेम्परेचर है आप सोचो कितना है, 33, 35 से लेकर 40 तक जा रहा है। तो आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रैंडम एरर जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो कल जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बच्चा, आज सिर्फ आप सुनेंगे केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। और यही चीज एक्सपेरिमेंट जो है हमें केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ना है। ठीक है? तो केमिस्ट्री में कैसा है, एक मिनट बच्चा, केमिस्ट्री में कैसा है कि सारी चीजें जो है, पहले जो था हमारे पास डिवाइसेस नहीं थे।
केमिस्ट्री में पहले हमारे पास डिवाइसेस नहीं थे, तो जब डिवाइसेस नहीं थे तो क्या हो रहा था कि जब डिवाइसेस नहीं था तो जो साइंटिस्ट जो सब जो था वो क्या करता था बच्चा, वो अपना दिमाग लगाते थे, समझे? वो क्या करते थे, अपना दिमाग लगाते थे और दिमाग लगा के ऑब्जर्वेशन देते थे कि हाँ भाई ये ऐसा है, इस वजह से इसको हम एटम बोलेंगे, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कल के जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने बताया, डाल्टन ने हमें बताया कि यार सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है वो एटम होता है, ये डाल्टन साहब हमारे बताए। तो फिर लोगों ने बोला कि अच्छा ये जो एटम होता है वो कैसा होता है, तो चलो देखते हैं एटम जो होता है कैसा होता है, डाल्टन ने क्या बताया हमें वो थोड़ा देखते हैं। सो ये स्क्रीन सबको विजिबल होना चाहिए। 1 मिनट, ये बहुत सही चीज है। स्टॉप शेयर, again share, Dalton theory. Now come to the share. F5. चलिए तब तक एक बच्चे का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चे ने मुझसे क्या पूछा, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में। बच्चा मुझसे पूछा कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते समय एरर कैसे नहीं करते हैं। देखो मैं सबसे बड़ी बात बता दूं बच्चा आपको कि साइंटिस्ट जो होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो 100% नहीं होता है। हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है, हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है। कोई इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है जिसमें सबसे कम एरर होगा, भले 0.0000% का भी एरर हो, लेकिन एरर होता है, उससे बहुत कम एरर होगा। ठीक है बच्चा, उससे बहुत कम एरर होगा। आपके पास किसी वॉइस आ रहा है पीछे से, बैकग्राउंड से, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिए प्लीज। तो एरर हर में होता है, कोई भी चीज होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। कोई भी बच्चा अगर मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछें। यस, ये बात सही है। और कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे, कोई म्यूट करके प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कुछ बच्चे जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि सर हाउ डू यू फाइंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बच्चा, सबसे पहले जो डार्विन था, वो डार्विन ने क्या किया था, वो जो अपना जो बताया था वो बताया था ऑब्जर्वेशन से। डार्विन ने जो बताया था वो बताया था ऑब्जर्वेशन से। डार्विन ने जो बताया था वो बताया था ऑब्जर्वेशन से, समझे आप? और उसको प्रूफ करना था, इसलिए उसने क्या किया, उसको प्रूफ करना था, इसलिए उसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो डार्विन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सॉरी डार्विन बोल रहा हूँ, डाल्टन के बारे में पढ़ा था मैं, माय मिस्टेक। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। डाल्टन ने सबसे पहले क्या बोला था कि अलग अलग तरह के जो कंपाउंड होते हैं, जरा ध्यान देंगे हम। चलिए हम आते हैं डाल्टन थ्योरी पे। डाल्टन सबसे पहले क्या बोला था, मान लो आपके पास वाटर है, NaCl है, ये सारे कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं, और सब कंपाउंड जब साथ में मिक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जब क्या होता है, उसने बताया था, एक टर्म बताया था कल, मैंने तीसरे कंपाउंड पे आते हैं कि कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फॉर्म्ड when atom of different element combine in the fixed ratio of whole number। उसने बोला था कि कंपाउंड जो बनता है, सबसे पहले बोला था कि उसने सबसे छोटा एटम होता है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। अब वो बोला कि बनता जो है कैसे बनता है,
जैसे मैंने बोला था दाल है और चावल है, दाल और चावल को एक सर्टेन अमाउंट में तो मिक्स करते हो तो खिचड़ी बनता है। उसने भी यही बोला था, कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन द फिक्स रेशियो। जब दो अलग अलग एटम फिक्स रेशियो में मिलते हैं तब जाके कोई कंपाउंड बनता है, और यही कंपाउंड जो है वो हमारा संसार बनाता है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का और सोडियम का। आपने घर में नमक यूज किया होगा, आपने घर में नमक यूज किया होगा, तो घर में जो नमक यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं कि घर का नमक कैसा बनता है। ये है आपके क्लोरीन का एटम। आप सबको वीडियो दिख रहा है? आप सबको वीडियो दिख रहा होगा। ये है आपके क्लोरीन का एटम और ये है आपका सोडियम का एटम। ये क्लोरीन और सोडियम जब दोनों मिलते हैं, जरा देखेंगे जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा। देखिएगा, एक ग्रीन कलर का जो है वो क्लोरीन का एटम है और ब्लू कलर का सोडियम का एटम है। तो ब्लू और ग्रीन का जब ये इक्वल अमाउंट में जब मिलते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, और इसी सोडियम क्लोराइड को नमक बोला जाता है। तो डाल्टन ने हमें बोला था सबसे छोटा एटम होता है उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। डाल्टन ने बोला था सबसे छोटा एटम होता है उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, और दो एटम अलग अलग जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे क्लोरीन बना और सोडियम बना तो बना सोडियम क्लोराइड। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, डाल्टन अभी भी हवा में बात कर रहा है, इसको एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव करना है बाद में, बहुत सारी चीजें गलत हुई थी। उसके बाद उसने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन में जब होता है तो एटम जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। मतलब कुछ क्लोरीन कुछ सोडियम, कुछ क्लोरीन कुछ सोडियम, कुछ क्लोरीन कुछ सोडियम, आपस में क्या होगा, आपको रीअरेंज हो जाएंगे और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम नमक बोलते हैं। आज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और डाल्टन ने कैसे केमिकल रिएक्शन होता है इसको बहुत बढ़िया से बताया था। डाल्टन ने बोला सबसे छोटा एटम उसको तोड़ नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन जब बहुत सारा एटम आपस में मिलता है तो नया कंपाउंड बनाता है, और कंपाउंड जो है वो अलग अलग तरीके से बनता है। तो डाल्टन ने सबसे पहले जो बताया था वो केमिकल जो कॉम्पोजिशन था उसको उसने डिफाइन किया था। बहुत बढ़िया, इसको हम बाद में पढ़ना होता है हमें। तो केमिकल कॉम्पोजिशन, डाल्टन की लिमिटेशन क्या क्या है। डाल्टन की पहली लिमिटेशन ये है कि डाल्टन के पास कोई प्रूफ नहीं था, डाल्टन ने हवा में बात करके बताया था। इन स्पाइट ऑफ ऑल सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन, देखो दुनिया कितनी बड़ी चीज है, डाल्टन ने लगभग सब सही चीज बताया। सब सही बताने के बावजूद वो एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ नहीं कर सका। डाल्टन सब सही चीज बताने के बाद भी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सका, इसलिए कुछ पॉइंट पे डाल्टन फेल कर गया। मैं 1808 में जाने के लिए बोल रहा था जब डिवाइस नहीं था हमारे पास, तो सभी चीजें बताने के कारण अब देखो क्या क्या कहां कहां डाल्टन फेल किया। डाल्टन पहली बार बोला था कि चावल का दाना चावल जैसा ही होगा, इसीलिए हर एलिमेंट का जो एटम है वो सेमी साइज का होगा, सेमी मास का होगा, सेमी स्ट्रक्चर का होगा। कोई अलग बात नहीं बोला था, बिल्कुल सही बात है, चावल का दाना चावल की जैसा ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे चावल के बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने बोला कि चावल का हर दाना चावल जैसा ही है, तो भैया बासमती चावल अलग होता है, बासमती के टुकड़े अलग होते हैं, मतलब 10 तरह का चावल होता है। सब चावल होने के बावजूद भी सबका नेचर सेम ही है चावल का, लेकिन सब चावल के दाने का वजन अलग अलग है कि नहीं है, साइज अलग अलग है कि नहीं है। वैसा ही एटम के साथ भी होता है, एटम भी उसे चावल के दाने की तरह होते हैं जो बहुत अलग तरीके होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन जो होता है एक अकेला हाइड्रोजन में मास एक हुआ, ये नॉर्मल पतला वाला चावल हुआ, एक ही मास है। ये जो थोड़ा एक और हाइड्रोजन एक और टाइप का होता है, ये भी चावल ही है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, मैं चावल से रिलेट कर रहा हूँ। लेकिन ये चावल का दाना थोड़ा भारी है, इसका वजन 2 हो गया, ठीक है, ये इसका वजन थोड़ा भारी हो गया, ये चावल का दाना थोड़ा और भारी हो गया, ये मोटा वाला चावल हो गया, लेकिन है तो चावल ही। वैसे ही हाइड्रोजन जो होता है, कुछ हाइड्रोजन होते हैं जिनका वजन एक ही होता है, कुछ हाइड्रोजन होते हैं जिनका वजन 2 होता है, कुछ हाइड्रोजन जो होता है जिनका वजन 3 होता है। बाद में आप इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में। तो हो गया ना, डाल्टन फेल कर गया। क्या बोला था,
कि अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो सबका वजन बराबर होगा। वो तो उसको तो सिर्फ पता है चावल होता है, उसको थोड़ी पता होता है कि चावल में भी बहुत तरह का चावल होता है। तो चलिए, तो डाल्टन यहाँ पे फेल कर गया, क्योंकि डाल्टन का स्टेटमेंट था ये सब अभी चावल के दाने इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग हाइड्रोजन एटम इकट्ठे हो रहे हैं। डाल्टन का स्टेटमेंट था, अकॉर्डिंग एज द डाल्टन थ्योरी, डाल्टन का स्टेटमेंट था कि ऑल द एच एटम, मतलब अगर हाइड्रोजन का एटम है, मस्ट हैव सेम एटॉमिक मास, सबका मास सेम होना चाहिए। वो वैसा ही हो गया। जब मैं बोल रहा हूँ, मैं चावल के बारे में जानता नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ चावल के हर दाने का वजन बराबर होता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया, चावल बहुत तरीके का होता है। ठीक है, बाद में पता चला चावल बहुत तरीके का होता है। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट मास, जैसे यहाँ देखो, अभी जो हाइड्रोजन को इकट्ठा किए थे, देखो इस हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1। ये जो हाइड्रोजन है इसका वजन कितना है, 2। वजन कितना है, 3। तो इस तरह से हाइड्रोजन के मास डिफाइन हो गए। ये डाल्टन का पहला लिमिटेशन था। डाल्टन का पहला लिमिटेशन क्या था, एक ही तरह का एटम है तो सबका जो मास होगा वो बराबर होगा। लेकिन बाद में पता चला नहीं, एक ही एटम जो है उन सबका मास अलग अलग हो सकता है। जैसे चावल का दाना और चावल का दाना अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये पहला हुआ। दूसरा उसने बोला, डाल्टन बोला कि अगर मास सेम है, अगर मास सेम है, देखो ये थोड़ा बेवकूफ वाला, तुमको भी लगेगा कि ये बेवकूफ बनाया था। अगर मास सेम है तो इसका मतलब है सेमी एलिमेंट है। अरे यार एक बात बताओ, चावल का दाना है अगर उतना ही मास का, तो कुछ और का भी दाना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपेर, जैसे ये देखो, अभी एक एलिमेंट है आर्गन, क्रिप्टन या सी, जो भी, ये सब एलिमेंट है। डाल्टन के थ्योरी के हिसाब से कि अगर इनके पास सेम मास है तो इन सबको सेम होना चाहिए। ये कितना बड़ा बेवकूफी है कि बोल रहा है कि चावल का दाना अगर सेम मास का है तो वो हमेशा चावल ही होगा। अरे उसी मास का भैया कुछ और भी तो हो सकता है, गेहूं भी तो उसी वजन के बराबर हो सकता है, दाल भी, पतला वाला जो दाल मूंग का दाल होता है वो भी तो उसी बराबर का हो सकता है। तो मैंने बोल दिया कि इसका वजन, इसका अगर ये 1 ग्राम का होगा तो ये अगर 1 ग्राम का है तो चावल ही होगा। ये गलत बात है। 1 ग्राम का चावल भी हो सकता है, 1 ग्राम का गेहूं का दाना भी हो सकता है, 1 ग्राम दाल का दाना भी हो सकता है। वैसे ही डाल्टन का दूसरा थ्योरी फेल कर गया। वो बोला कि अगर मास सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा। बिल्कुल गलत बात है। अगर मास सेम है तो एलिमेंट अलग हो सकता है। तो बाद में ये पता चला कि नहीं भैया, सेम मास होने के बावजूद भी एलिमेंट अलग अलग होगा। ये डाल्टन का दूसरा फेलियर है। मैं सबका नोट्स बनाऊंगा, आपको दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। आज मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए डिवाइस नहीं है। क्योंकि आज का लेक्चर 1808 का लेक्चर है और 1808 का वही लेक्चर है जिस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ दिमाग था और दिमाग से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। तो यही चीज लिखा है यहाँ पे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का मास जो हो सकता है वो सेम हो सकता है। यहाँ पर डाल्टन आके फेल कर गया। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आके बढ़िया से आपको नोट्स दे दूंगा, लिखवा दूंगा। आज सिर्फ केमिस्ट्री समझना है क्योंकि 1808 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। Compound of different element are formed when the atom of different element combine in fixed ratio of whole number. इतना अंग्रेजी नहीं आता है, सिंपल सा बात बोलो। उसने बोला कि सर खिचड़ी तभी बनेगा जब 1 किलो चावल हो और 1 किलो दाल हो। अरे जरूरी है क्या? खिचड़ी बनाने के लिए 1 केजी चावल और आधा किलो दाल भी बनाओगे तो खिचड़ी बन जाएगा। डाल्टन बोला था नहीं नहीं, जब भी दो एटम मिलेंगे तो उनको हमेशा होल नंबर में मिलना पड़ेगा, तभी जाके वो कंपाउंड बनेंगे। जैसे NaCl, Na का एक एटम, Cl का एक एटम, तो जब मिलेगा तो NaCl बनेगा। तो डाल्टन का ये प्रॉब्लम था। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको बनाने के लिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मत लो अभी, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। आज बेसिक्स चीज है, आज मैं ऑब्जर्वेशन पढ़ा रहा हूँ 1808 का। डाल्टन बोल रहा था कि खिचड़ी तभी बनेगा जब 1 केजी चावल और 1 केजी दाल यूज करो, लेकिन वैसा ही मतलब हुआ कि मतलब जितना एक एटम और दूसरा एटम जब एकदम प्योर रेशियो में मिलेगा तभी बन सकता है कंपाउंड। ये गलत बात था। अलग अलग रेशियो में भी कंपाउंड बन सकते थे और मिले भी। तो इस तरह से डाल्टन जो है वो फेल कर गया। चलिए, जैसे कि एग्जांपल में आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूं। मैं
जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक कंपाउंड है, हाँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन थोड़ी हैंग हो रही होगी। एक कंपाउंड है जो FeO है, एक कंपाउंड है जो FeO है, एक कंपाउंड है जो FeO है, और एक कंपाउंड है जो Fe2O3 है। दो तरह के कंपाउंड है हमारे पास। आज लेक्चर खत्म नहीं होने दिख वाला, रहा। नहीं दिख रहा है आप लोग को? लेक्चर खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो, आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ाना है। एक कंपाउंड है जो FeO है और Fe2O3 है। हाँ मैं समझ गया बच्चा। हाँ वीडियो इज नॉट क्लियर, ओके चलो मैं आता हूँ। मैं हाय, वीडियो इज क्लियर, थम्स अप। चलिए बच्चा, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है वो आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे थे और एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ाया उन्होंने पहले। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में कोई भी साइंस पढ़ रहे हो, तुम अपने दिमाग से कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन जब तक तुम प्रूफ नहीं करते हो तब तक तुम्हारी बातों को नहीं मानी जाती है। जैसे हम फिजिक्स में जब पढ़े थे, जब हमने फिजिक्स शुरू किया था, तो आपने देखा होगा हमने बहुत सारी चीजों को साथ साथ जोड़ते चले गए थे, फिर एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बना था। वैसे ही आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी हम बहुत सारी चीजों को जोड़ रहे हैं। साइंस का पहला डेफिनेशन होता है स्टडी अबाउट एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, दैट इज साइंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सबसे पहला स्टडी करना। जैसे डॉल्टन ने सबसे पहली स्टडी की थी 1808 में, जब कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन दुनिया उसकी बातों को नहीं मान सकती थी। क्यों नहीं मान सकती थी? क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके देना था। इसका मतलब है केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट होगा, और जो भी चीजें डॉल्टन ने पढ़ाया है, समझाया है, बताया है, उसको बाद में दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, रदरफोर्ड आएंगे, बोर्स आएंगे, उन सबको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके देंगे। फिर बाद में दुनिया ने माना कि हाँ ठीक है ये एटम है। आज 2020 में एटम का डेफिनेशन अलग है, क्योंकि उसको प्रूफ दिया गया था, और डॉल्टन के पास उसका प्रूफ नहीं था। डॉल्टन के पास जब उसका प्रूफ नहीं था, उसने बहुत सारी चीजें दिमाग से बताई थी, इसलिए वो बहुत जगह गलत हो गया। वो कहाँ कहाँ गलत हुआ और क्या क्या बात दिमाग से बताई थी, और कैसे साइंस जो है केमिस्ट्री में अलग अलग चीजों को खोजा, वो अगले केमिस्ट्री लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आपके पास केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। उन सारे क्वेश्चन का जवाब आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। बट उसके पहले आपको समझना है सर थ्योरी एक्सपेरिमेंट से प्रूवन होती है क्या? बिल्कुल सही पूछा आपने, एक्सपेरिमेंट से ही थ्योरी प्रूफ होती है। कोई भी थ्योरी जब लिखा जाता है तो उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया जाता है। ये सारे सवालों का जवाब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा अभी पढ़ने का सिर्फ पर्पस है साइंस को समझना। पहले जब तक समझोगे नहीं तब तक पढ़ोगे नहीं। अब अपना ख्याल रखिए, साइंस के बारे में सोचना शुरू कीजिए, बाय सर। तब उसके बाद हम बहुत इन डिटेल चीजों को पढ़ेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। बाय। बाय बच्चा।